वेलकम फ्रेंड्स टू मनी मैटर्स। अब तक हमने इन्वेस्टमेंट के टाइप्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन टॉपिक्स को डिटेल में समझा है। जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, काइंडली इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में। बैंक कैसे काम करता है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है और क्या है जो बैंक को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। बैंक्स प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करती है जिससे हमें हमारे पैसों को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है बैंक एक्चुअली कैसे काम करती है? बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोनॉमी का। लोगों को लोन लेना हो, इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने हो या फिर छोटी छोटी चीज़ें जैसे बिल पेमेंट्स करने हो, इन सब के लिए बैंक एक मीडियम की तरह काम करता है। बैंकिंग सिस्टम बहुत हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और इंडिया में आरबीआई, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट और ऑपरेट करता है। पूरा बैंकिंग सिस्टम आरबीआई जो गाइडलाइंस इशू करती है उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है। बैंक्स 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स। इसमें आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। सेकेंड इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। थर्ड इज पेमेंट बैंक्स। फोर्थ इज कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें आते हैं अर्बन कोऑपरेटिव और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। बैंक डिपॉजिट अकाउंट ऑफर करता है जहां हम सब अपना पैसा सिक्योर्ड रखते हैं। इन पैसों से बैंक इंडिविजुअल्स और कंपनीज को लोन प्रोवाइड करता है, जिसके रिटर्न में इन बोरोवर्स से बैंक इंटरेस्ट लेता है और इसी इंटरेस्ट का एक हिस्सा उस ओरिजिनल डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को एज एन इंटरेस्ट देता है। सो लेंडिंग मनी ये बैंक्स का बेसिक अर्निंग सोर्स है जिससे बैंक रेवेन्यू जनरेट करता है। चार्जेस, बैंक जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके वो चार्जेस लेता है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एटीएम चार्जेस, पेनल्टी चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग फीस एंड अदर बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज। और ये भी बैंक्स का एक अर्निंग सोर्स ही है। डिपॉजिट्स और लोन सैंक्शन ये दो प्राइमरी सर्विसेज के अलावा बैंक्स हमें और कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अब वो देखते हैं। पेमेंट एंड रेमिटेंस, बैंक हमें ये सुविधा देता है कि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, नो मैटर वो बेनिफिशियरी अकाउंट कहाँ लोकेटेड है, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ चेक्स, यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू हम हमारे डिपॉजिटेड अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं और इस ओवरड्रॉन अमाउंट पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। करेंसी एक्सचेंज, थ्रू बैंक्स हम काफ़ी इजीली फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। कंसल्टेंसी, इवन नाउअडेज बैंक फाइनेंशियल एंड लीगल एक्सपर्ट्स हायर करते हैं जो कस्टमर्स के वेल्थ, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर एडवाइस और सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कस्टमर्स 24/7 उनके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। लॉकर्स, बैंक लॉकर फैसिलिटी भी देती है। इसके चार्जेस कम होते हैं और कस्टमर्स अपने वैल्यूएबल थिंग्स लाइक गोल्ड बैंक लॉकर में सेफली रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, काफ़ी सारे बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर्स को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, सॉवरेन बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स एक्सेट्रा। इसके अलावा बैंक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, लोन अकाउंट, करेंसी एक्सचेंज, रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, डीमैट अकाउंट, लॉकर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक क्लियरिंग, बॉन्ड्स, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ दैट इज़ फॉर म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट इज़ रेपो रेट? फंड्स के शॉर्टेज होने की वजह से या फिर कुछ स्टैट्यूटरी मेजर्स के चलते कमर्शियल बैंक्स अपने कुछ सिक्योरिटीज सेल करके सेंट्रल बैंक से मनी बोरो करता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट का एकदम उल्टा रिवर्स रेपो रेट। मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से आरबीआई बैंक से मनी बोरो करता है। ये पैसा जो सेंट्रल बैंक बोरो करता है, इसके रिटर्न में वो बैंक को इंटरेस्ट पे करता है, जिससे बैंक को बेनिफिट होता है। और हायर इन्फ्लेशन के समय आरबीआई रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाती है, जिससे बैंक को हायर रिटर्न्स मिलते हैं। सीआरआर, बैंक को एक सर्टेन अमाउंट आरबीआई में रिजर्व करके रखना पड़ता है
फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक को उसके डिपॉजिट से 1000 रुपये मिलते हैं और CRR 10% है, तो बैंक को 100 रुपये RBI में डिपॉजिट करने पड़ेंगे और बचे हुए 900 रुपये वो लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकता है। मतलब कि किसी बोरोवर को अगर लोन चाहिए तो बैंक इस रिमेनिंग अमाउंट से लोन प्रोवाइड कर सकता है। SLR, कस्टमर्स को क्रेडिट ऑफर करने से पहले कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज मेंटेन करके रखना पड़ता है, लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। लाइक CRR, ये मिनिमम परसेंटेज RBI में रिजर्व नहीं करना पड़ता, ये बैंक्स को बैंक में ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। बेस रेट, RBI एक मिनिमम रेट सेट करता है जिसे कि बैंक इस बेस रेट से कम लेंडिंग अपने कस्टमर्स को नहीं प्रोवाइड कर सकते। इससे क्रेडिट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। सेविंग डिपॉजिट रेट, कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और अदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर बैंक जो इंटरेस्ट देती है उसे सेविंग डिपॉजिट रेट कहते हैं। टर्म डिपॉजिट, ऑल्सो नोन एज FD, ये फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। मनी मार्केट रेट, लोन या ट्रेजरी बिल्स जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर की होती है उन पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को मनी मार्केट रेट कहते हैं, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। अब ये NPAs, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये क्या है, क्यों होते हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बैंक पर, ये समझेंगे। इंडिविजुअल, कंपनीज बैंक से लोन लेती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं और कंपनीज एक्सपेंशन या न्यू बिजनेस के लिए लोन लेते हैं। लेकिन जब ये बोरोवर 90 डेज या उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड तक लोन रिपेमेंट या इंटरेस्ट रिपे नहीं करते तो ऐसे बोरोवर्स को NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। बैंक किसी भी बोरोवर को NPA डिक्लेयर करने से पहले ग्रेस पीरियड देती है और फिर भी अगर रिपेमेंट ना हो तो उसे NPA डिक्लेयर करते हैं। अब NPAs को क्लासीफाई करते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स, वो NPAs जिनका ड्यू पिछले 90 डेज या 12 मंथ से पेड नहीं हुआ है, ऐसे एसेट्स को स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, वो NPAs जिन्होंने ड्यू 12 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए पे नहीं किया है, ऐसे NPA अकाउंट पर बैंक हेयर कट असाइन करती है। अब ये हेयर कट क्या होता है? हेयर कट मतलब बोरोवर जब लोन लेता है तो अपना कोई एसेट लाइक घर, लैंड, फैक्ट्री एक्सेट्रा बैंक के पास कोलैटरल या मॉर्गेज रखता है सो दैट कि इन केस अगर वो लोन नहीं पे कर पाए तो बैंक उसके एसेट को बेच के अपना लोन रीपे कर ले। तो हेयर कट मतलब और कुछ नहीं बल्कि लोन अमाउंट और उस एसेट के बीच का डिफरेंस होता है। नाउ डाउटफुल एसेट्स, एटलीस्ट 18 मंथ्स तक जिनका ड्यू पेमेंट रहा है, ऐसे NPAs को डाउटफुल एसेट्स कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि अब बैंक्स के लिए ये रिस्की एसेट है और बैंक्स को ये सीरियस डाउट होता है कि अब ऐसे बोरोवर से शायद ही लोन रिपेमेंट होगा। लॉस एसेट्स, ये वो NPAs है जिनका एक्सटेंडेड पीरियड तक ड्यू रहता है और ये एसेट्स टोटली कंफर्म्ड है कि अब कोई चांस नहीं है कि ये बोरोवर लोन रिपे करेंगे और बैंक्स को इसे अपने बैलेंस शीट में एज अ लॉस रिकॉर्ड करना पड़ता है। NPA अकाउंट्स बैंक को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। किसी बैंक के अगर बहुत सारे NPA अकाउंट्स हैं तो ये बैंक के मेन सोर्स ऑफ इनकम लैंडिंग मनी को अफेक्ट करता है और लिक्विडिटी और ग्रोथ एबिलिटीज को भी एडवर्सली अफेक्ट करता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।